Hello students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Today my subject is new. It's totally new and I'm today introducing a new subject, that is mercantile law, which is also known as business regulatory framework and also known as business law. तो आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक और एक नई चीज़ें लाई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर्स में यूज़ होता है। तो ये ऐसा पेपर है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है और ये देखा जाए तो बीकॉम में, एलएलबी में, बहुत सारे कोर्सेज में इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये वैसे भी सबको पता भी होना चाहिए। तो मेनली पहले ये मर्केंटाइल लॉ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसको एक नया नाम भी दिया गया, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से भी इसको बोला जाता है और ये बिजनेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे लॉज कवर होंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें आएगा, उसके बाद हम इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ेंगे, इसमें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसमें आता है, हम देख सकते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट भी इसमें आता है, पार्टनरशिप को भी इसमें देखा जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे इसमें कंटेंट्स हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी कोई सिलेबस कवर करती है, कोई सिलेबस कवर करती है। तो मैं आपको इसके सारे जितने भी कंटेंट्स हैं उसके बारे में फुल फ्लेज सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी और एक एक यूनिट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है और उसमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं। तो इस तरह से मैं आपको लॉ के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं आपको स्टार्ट करूंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट यानी कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे, कहां से कैसे स्टार्ट होता है। तो देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप होता है ऑफर। ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल, यानी कि जब कोई हमें किसी चीज का बुलावा भेजता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ऑफर्स भी कई तरह के होते हैं, कोई पर्टिकुलर के लिए होता है, दैट इज स्पेशल ऑफर, कोई जनरल होता है, दैट इज जनरल ऑफर। जैसे दुकान का शटर ऑन है तो ये जनरल ऑफर है कस्टमर्स के लिए कि आप आइए और सामान खरीदिए। जैसे कि एक फ्रूट वेंडर है, वो फ्रूट की सेल के लिए आपको आवाज़ दे रहा है या वॉइस कॉल दे रहा है, तो ये आप अगर उसके आपको खरीदने की मतलब नीड होगी तो आप उसके पास जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। और जब किसी पर्टिकुलर या स्पेशल कस्टमर के लिए कोई कॉल आता है, ऑफर आता है, तो वो स्पेशल ऑफर हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पहला मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट होता है ऑफर से, यानी कि प्रपोजल से। तो प्रपोजल किसी के द्वारा होना चाहिए और ये हमारा कह सकते हैं कि मेनली हमको कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2 पार्टी तो चाहिए ही चाहिए पहले तो, क्योंकि हम एक अकेला किसी से भी ऑफर नहीं कर सकता है, एक्सेप्टेंस कर सकता है। तो कम से कम 2 पार्टीज हो। जो पहला पार्टी है वो ऑफर करे किसी को किसी चीज खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए या किसी भी तरह का ऑफर वो कर सकता है। सेकेंड पार्टी जो होती है वो एक्सेप्टर होती है, एक्सेप्टेंस उसके द्वारा आनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑफर आया है तो उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रेडी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रूट वेंडर अगर हमको बुला रहा है, फ्रूट के लिए कॉल कर रहा है, तो हमें फ्रूट की नीड है, अगर हमें प्रायोरिटी है तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। हमें सामान खरीदना होगा तो हम जाएंगे, हमें डॉक्टर को दिखाना होगा तो हम जाएंगे। यानी कि ऑफर तो है, लेकिन जब हमें एक्सेप्ट करना होगा तभी हम उस चीज को ध्यान देंगे। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस, यानी कि हमने अगले को ऑफर भेजा और अगले ने हमको एक्सेप्टेंस भेजी, तो यहाँ पे जब दोनों साथ एक साथ चलेगा, यानी कि ऑफर आई फिर उस ऑफर का एक्सेप्टेंस आया, यानी कि रिप्लाई आया, दोनों साइड से ऑफर नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से एक्सेप्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऑफर कभी भी 2 साइड से भी आ सकता है तो वो ऑफर नहीं माने जाते, वो क्रॉस ऑफर्स बन जाते हैं। तो एक ऑफर होना चाहिए एंड अदर इज एक्सेप्टेंस, यानी कि हमने जिसको ऑफर भेजा हो वो हमें एक्सेप्टेंस भेजे। तो अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस आ जाती है और दोनों रेडी हो जाते हैं तो दोनों मिलके बनाते हैं एग्रीमेंट को। यानी कि ये
एक एग्रीमेंट हो जाती है कि हाँ हम ये चीज़ बेचना चाहते हैं, हाँ हम आपकी वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो दोनों मिलाकर के एक एग्रीमेंट बनता है। लेकिन एग्रीमेंट क्योंकि एग्रीमेंट है और उस पर कोई लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हुई है, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो कोर्ट में इन्फोर्सिबल यानी कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल किया जाएगा। यानी कि जब तक हम चीज़ों को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, जब तक कि हमारा एक लीगल रिलेशनशिप ना हो, बहुत सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे भी मैंने बताया, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि समथिंग इन रिटर्न बीच में होना चाहिए, और लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, और इसके अलावा फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई भी डरा के धमका के आपसे एक्सेप्टेंस ना ले ले, और आप कैपेसिटी आपके अंदर हो कि आप वो काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं। तो यानी कि एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबल बन जाता है लॉ के द्वारा, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा एक मिनी नोट्स, मैंने आपको एक शॉर्ट नोट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट को समझाया कि कैसे आपको ऑफर आया। जैसे हमें कोई चीज़ खरीदने का ऑफर आता है, फिर हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट है या सूटेबल है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो वो एग्रीमेंट को जन्म देते हैं। और एग्रीमेंट क्योंकि ये कच्चा गढ़ा है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, इट्स ओनली एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को लॉ के इन्फोर्सिबिलिटी के दौर से गुजरना पड़ता है, तब वो जा करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ये 4 चीजें चाहिए। पहले तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो वो एग्रीमेंट को जन्म देते हैं, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस के चैप्टर्स में, फर्दर चैप्टर्स में ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में आपको बताऊंगी डिटेल में कि क्या होता है, कैसे लिया जाता है। जैसे कि सेक्शन 2A, इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये सेक्शन 2A होता है। एक्सेप्टेंस क्योंकि इसी के बाद होता है तो 2B होता है। फिर इन सबको मिला करके एग्रीमेंट बनता है, तो ये 2E सेक्शन हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा, उसका सेक्शन होता है हमारा सेक्शन 2H। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं सेक्शंस में। तो अब मैं आपको सीधे एग्रीमेंट से स्टार्ट करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें सबसे पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस और फिर एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑफर और एक्सेप्टेंस आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जरूरी है, दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का सेक्शन है सेक्शन 2E। तो एग्रीमेंट होता क्या है? तो एग्रीमेंट का मतलब है एवरी प्रॉमिस, यानी हर वो वादा, या सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, बहुत सारी बातें जो कि एक कंसिडरेशन को जन्म देती है। कंसिडरेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि हम कोई भी काम फ्री में तो करते नहीं है, यानी कि हमको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ चुकाना पड़ता है। दैट इज एग्रीमेंट, दैट इज कंसिडरेशन, नॉट एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के लिए हमको कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमको मनी पे करना पड़ता है, या हम प्रोडक्ट के बदले, प्रोडक्ट यानी कि बार्टर सिस्टम को देखते हैं, यानी कि हम सर्विस के बदले भी मनी पे करते हैं। तो यानी कि जब भी हम कोई एक्सचेंज करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट जब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस को मिला करके एक कंसिडरेशन को फॉर्म कर देता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब एक बंदा आपको ऑफर करता है और आप उसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो दोनों मिल करके एग्रीमेंट को जन्म देते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट एक कच्चा गढ़ा है, यानी कि वो पूरी तरह से पका नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि हम उसको इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते लॉ से। तो एग्रीमेंट के लिए आगे का भी फर्दर स्टेप जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेंट कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट के लिए
यानी कि मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक बंदा ऑफर कर रहा है तो अगले एक दूसरे के द्वारा एक्सेप्टेंस आना चाहिए। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 और मोर पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। दूसरा म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि आपस में सब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल कंसेंट नहीं करेंगे तो वो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा और वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट को वॉइड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपस में हमारी सहमति होनी चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमें ऑफर कर रहा है तो हम उसको पूरी दिमाग से अपने सोच समझ कर उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट इज लीगल रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी काम करने के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमको लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो हर रिलेशन को हम लीगली बाउंड नहीं कर सकते कोर्ट में, इसलिए जरूरी है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हम उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल कम्युनिकेशन, यानी कि अगले को पता होना चाहिए कि ऑफर आया है, अगले को पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस मिली है। जब तक म्यूचुअल कम्युनिकेशन यानी कि हम अगले को अपनी बात ना पहुंचा पाए या अगले को अपना एक्सेप्टेंस ना भेज पाए तो कैसे वो एक्सेप्ट मानी जाएगी। तो ये जरूरी है कि कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा कभी भी एग्रीमेंट पूरी तरह से नहीं बनेगा। तो ये थे हमारा आज एग्रीमेंट, इसके फीचर्स मैंने आपको समझाया, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया और कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी, उसकी वैलिडिटी के बारे में बताऊंगी, वैलिड एसेंशियल्स बताऊंगी और उसके अलावा मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।